राम राम भाई, सारे भैया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है भाई कि भारत के अंदर राज्यवार किस राज्य के जो किसान है, जो किसान परिवार है, उसके ऊपर कितना कर्ज है। और भाई इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हरियाणा है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। जो हरियाणा का नंबर है वो चौथे स्थान पे आता है इसमें। हरियाणा के किसान के ऊपर प्रति किसान परिवार लगभग 1,83,000 रुपये का कर्ज है। और ये संभावित है कि ये रिपोर्ट कुछ पुरानी हो, जो आंकड़े होंगे वो पुराने होंगे। अगर आप वर्तमान के आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इससे। अब इस ये स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और ये कर्ज के आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं जो सरकारी इंस्टीट्यूट या फिर जो आरबीआई के अंडर इंस्टीट्यूट आते हैं उनके पास जो लैंडिंग होती है, उस लैंडिंग में जो आंकड़े हैं ये वो सारे सारे वो आंकड़े हैं। तो जो किसान अपने साहूकार से पैसे लेता है, अपने आड़ती से पैसे उठाता है, या प्राइवेट का जो पैसा उठा रखा है, वो आंकड़े इसके अंदर नहीं आते हैं। तो अगर वो आंकड़े भी जोड़े जाएंगे तो स्थिति काफ़ी भयावह हो जाएगी इसके अंदर। जो इस लिस्ट में जो पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है, पंजाब हमसे ऊपर है, तीसरे स्थान के ऊपर है, और सबसे कम महाराष्ट्र का किसान है। कुछ लोग कहेंगे, जो शहर के लोग हैं जिनको शायद धरातल की इतनी जानकारी नहीं होती, कि किसी लेता है उसको वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है, शादी में यूज़ कर लेता है, या घर बनाने के लिए यूज़ कर लेता है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर वो किसान अपनी बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहा है खेती से, तो खेती आमदनी का सौदा है ही नहीं। जो उसकी पूंजी थी, जो किसान इतने सालों से खेती कर रहा है, वो इतने पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पा रहा है कि वो घर में अपने 2 बच्चों के 3 बच्चों की प्रॉपर शादी कर पाए। तो ये स्थिति भयावह है। अभी आप देख रहे होंगे हरियाणा में इस बार जल भराव के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जो सरकार ने जो मुआवजे दिए, बीमा कंपनियों ने तो मुआवजे ही नहीं दिए। बहुत जगह पे सरकार ने जो मुआवजे दिए वो बिल्कुल नाम मात्र दिए हैं। ऐसा है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी वो। तो स्थिति ये है किसानों की आज के टाइम पे। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, टैक्स फ्री इनकम है जी उनकी। लेकिन उनको ये समझना होगा उनको कि भाई, इनकम टैक्स के लिए इनकम का भी तो होना जरूरी है। भाई इनकम होगी तभी तो उसके ऊपर टैक्स लगाओगे। दिक्कत क्या है, कुछ कॉरपोरेट हैं, या बड़े नेता हैं, या मंत्री हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये एग्री इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वही लोग उठाते हैं। जो एक्चुअल किसान है उसको तो फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसको इनकम ही नहीं हो रही उतनी। क्योंकि और जिसको आंकड़े अपने आप दिखा रहे हैं कि ये हालत है कि हर परिवार के ऊपर 1,83,000 का तो हरियाणा के अंदर हर परिवार पे लोन है। ये एवरेज लोन है। मतलब जो बड़े किसान हैं जिनके पास नहीं है, उनके भी से एवरेज निकाली जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी क्या हालत है। उनकी हालत तो और ज़्यादा ख़राब होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वगैरह के लोन भी आप लगाते हैं तो वो बहुत बुरी हालत में है। ये चिंता का विषय है, खेती के लिए भी, खेती करने वाले लोगों के लिए भी। इसीलिए किसान का जो एक किसान है, परिवार है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे हैं वो खेती करें वो। ठीक है, तो भाई इस बारे में सोचना होगा। खेती में कुछ अलग करना होगा, ट्रेडिशनल से हटके कुछ करना होगा। फर्टिलाइज़र या जो भी हम चीज़ें इनपुट देते हैं उनको भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, फसल की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी होगी। सिर्फ कंपनी कह के या किसी ने कह दिया वो सब सुन के ही प्रोडक्ट यूज़ करना, ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि उनसे फ़र्क उतना पड़ता नहीं है, आउटपुट उतनी आती नहीं है, लेकिन इनपुट कॉस्ट ही बढ़ती है सिर्फ। खेती के साथ साथ में पशुपालन की तरफ भी किसान को जाना होगा, तो ही वो इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। अगर वो पशुपालन में कुछ करता है, साथ में उसको ट्रेडिशनली खेती के साथ साथ कुछ हटके भी करना होगा। चाहे उसके अंदर सब्जियों की खेती आ जाए या उसके अंदर फलों की खेती आ जाए। इस चीज़ में भी भेड़चाल नहीं चलनी है, होना है। क्योंकि क्या होता क्या है, मान लीजिए इस साल जैसे गोभी के बहुत अच्छे रेट आए थे, आप देखिएगा अगले साल गोभी के रेट पिटेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग गोभी लगा देंगे कि मार्केट में गोभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी कंजप्शन बचेगी नहीं उतनी। तो थोड़ा उसको सोच के समझ के ही खेती करनी पड़ेगी कि भाई क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है,
क्योंकि खेती में जनरली ऐसा होता है, जिस फसल के भाव चलते हैं एक साल आ जाते हैं तो अगली साल सारे किसान ही उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से बच के, और कृषि वैज्ञानिक हैं जो सरकार है, उनको भी थोड़ा इसके ऊपर आई थिंक नौकरी से हटके थोड़ा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे कि किसान को कैसे इस कर्जे से बाहर निकाला जाए। क्योंकि जितने अच्छे बीज हैं, जितनी अच्छी दवाइयाँ हैं, वो सारी ही प्राइवेट कंपनियों की हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनियों का जो, अगर मैं खुद भी एक प्राइवेट कंपनी रन कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही मैं करूँगा उस चीज़ को। अच्छे बीज मिले उसमें फिर दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे पैसे दे के भी अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब नकली दवाइयाँ आती हैं, नकली उर्वरक आते हैं, एनपीके जो हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट हम फसल में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का कोई एज सच डायरेक्ट इफेक्ट इतना नहीं दिखता एकदम से। जैसे अगर मैंने यूरिया डाला तो मेरी फसल बता देगी कि यूरिया की क्वालिटी क्या थी, यूरिया कैसा चला है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट कराते हैं बाहर से, इंपोर्ट कराते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट को, पैक करते हैं और उसको मार्केट के अंदर बेच देते हैं। उसके अंदर कहीं कोई तरीका ही नहीं है कि किसान के पास उसको जांच की कि उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि है भी नहीं उसके अंदर कुछ, क्योंकि पीछे बहुत सी कंपनियों के सैंपल भरे गए थे, उसके ऊपर लिखा कुछ था, उसके अंदर निकला कुछ था। तो जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक ये चीज़ें के लिए खुद किसान और सरकार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, सिंजेंटा कंपनी ने एक नया फंगीसाइड लॉन्च किया है गेहूं की फसल के लिए। और मेरी एक दो दुकानदार से बात हुई है जिनके पास उनकी डीलरशिप थी, छोटे लेवल पे जिनकी डीलरशिप थी, तो उन्होंने अपनी डीलरशिप ले ली है सिंजेंटा से वापस। उनका ये कहना है कि भाई कंपनी फोर्स करती है कि आप गेहूं में उस फंगीसाइड का स्प्रे कराओ अभी किसान को। और कंपनी का जो फंगीसाइड है वो सस्ता भी नहीं है, लेकिन मतलब ज़बरदस्ती एक नई चीज़ खेती के अंदर लेके आना, एक नई बीमारी खेती के अंदर, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करना, और उसके बाद जो उसके डीलर बैठे हुए हैं उनको फोर्स करना कि आप ये किसान को बेचो ही बेचो। तो ये सारी कारणें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसान मर रहा है। अब जो फंगीसाइड लोग आप देखेंगे, जब बीमारी है तो आप चीज़ें यूज़ करो, जब बीमारी नहीं है तो वो चीज़ें यूज़ क्यों कर रहे हो? उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं है। अभी हरियाणा सरकार ने 1 या 2 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई भी की थी कि जो यूरिया के साथ में अपने प्रोडक्ट चिपका के बेच रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये कंपनियां इस टाइप के कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या उनको उतना अग्रेसिवली पुश करती हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही करने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो डीलर बैठा है, जो उनकी एजेंसी लेके बैठा है, उसकी मजबूरी है भाई, उसको दवाइयाँ डीलरशिप चाहिए, उसको दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। फिर क्या होता है, टारगेट के चक्कर में ऐसे वाहियात के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनियां लॉन्च करती हैं, उसके बाद उनको पुश करने के लिए बोलती हैं, और वो भी बेचारे मजबूरी में आके उनको बेचना शुरू कर देते हैं। किसान को जागरूक कौन करेगा इन चीज़ों के लिए? जो भाई दवाई बेच रहा है, मैं बेच रहा हूँ या कोई भी बेच रहा है, वो भी कुछ हद तक मजबूर है, या वो अपने निहित स्वार्थ के लिए मजबूर है कि भाई उसको दवाइयाँ बिकेंगी तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इन चीज़ों के लिए जागरूक उनको कौन करेगा? जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो दुनिया भर के एनजीओ हैं, जो किसानों के नाम पे सरकार से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, ये उनका काम है। वो फील्ड में उतरे, वो जाके देखें गेहूं में, और फिर वो लोगों को बताएं कि भाई जो फंगीसाइड की दिक्कत है वो नहीं है एक्चुअल में, आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं के अंदर फंगस की दिक्कत नहीं होती है, इतनी दिक्कत नहीं होती है, हरियाणा में तो खासकर नहीं होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी मौसम तो हर रोज़ का गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे मौसम शुष्क होता जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा तो वो जो फंगस है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी उन चीज़ों के लिए। किसी खेत में दिक्कत है, उसके लिए ऑलरेडी फंगिसाइड बैठे हुए हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो किसानों को इन चीज़ों से बचना होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ज़मीनों में हो गई है क्योंकि हम अपना देसी खाद को यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी जो मार्केट में बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है,
उसको जांचने का किसान के पास कोई तरीका नहीं है। मिट्टी की जांच करने के लिए इतनी इजीली लैब अवेलेबल नहीं है हरियाणा के अंदर। तो मुझे लग रहा है मिट्टी जांच की जो लैब्स हैं उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। जो कंपनियां वाहियात प्रोडक्ट पुश करती हैं, जो फार्मर अच्छे हैं, उनको अपने हर फार्मर को अपने विचार रखने चाहिए कि भाई ये चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मर अच्छा कर रहे हैं तभी फार्मर का जो है वो भला हो सकता है। नहीं किसान जो है वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट बन के रह गया है हर चीज़, हर बंदे के लिए। चाहे वो खाद बीज बेचने वाला हो, चाहे वो उससे अनाज खरीदने वाला हो। क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं वो हमेशा कहते हैं कि आज के टाइम पे जो किसान की हालत है, जो किसान है, किसान का मतलब ये है जो पूरी उम्र दूसरे के लिए कमाए। ठीक है, मेरी अपनी ज़मीन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ। जितना मुझे बच रहा है उससे ज़्यादा मैं बाकी लोगों को कमा के दे रहा हूँ, चाहे वो कंपनियाँ हो, चाहे मेरा वाड़ती हो, कोई भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करने की किसान को ज़रूरत है। खुद ही उसको अपनी इनपुट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप इसको शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस डाटा को, इस मैटर को यूज़ करके अपनी खुद की वीडियो बनाएं, उसको प्लेटफॉर्म पे डालें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को अवेयर कर पाओ इन चीज़ों के बारे में कि भाई क्या चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।